बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है औदुंबर कौन थे और औदुंबरों का आज का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम पूरा का पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है उसको करेंगे। इससे पहले हम प्रमुख जनपद के बारे में बातचीत कर चुके हैं। त्रिगत का वीडियो बना चुका हूं, औदुंबर के 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और आज का ये जो तीसरा वीडियो है उसमें हम औदुंबर के बारे में हर एक चीज़ जो बची हुई थी उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा जो ये औदुंबर का ये वाला दूसरा वीडियो था जिसमें हमने वंशज की बात की थी, गोत्र, स्त्रोत और काल। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो कुछ इस तरह रहने वाला है, पर साथ में औदुंबर के जो ऐतिहासिक स्रोत थे वो कर लिए हमने। इसके साथ ही लिपि भाषा कर ली है, धार्मिक जीवन का कुछ एक डिस्कशन किया था, कुछ एक जो है आज जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम करेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि हिमाचल के जनपद और जनपद में आज जो बातचीत की जाएगी, तो आज बातचीत की जाएगी औदुंबर। और औदुंबर में भी हम क्या बातचीत करेंगे, जो धार्मिक जीवन है उनका, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। दोस्तों, ये धार्मिक जीवन जो है किसी भी जो मतलब कबीला होता है या कोई भी समाज होता है, वहाँ का धार्मिक जीवन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें पता चलता है कि वो लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं। पहले धर्म के बारे में बातचीत करें। धर्म क्या है? धर्म क्या है? अच्छे गुणों का या नियमों का एक पुलिंदा है जिसके आधार पर जीवन को जिया जाता है। तो ये हुआ धर्म। और धार्मिक जीवन का मतलब है कि उसके आधार पर जीवन को जीना, जो आपके नियम है या जो अच्छे गुण हैं उसके आधार पर। तो जो ये औदुंबर है, औदुंबर भी क्या क्या करते थे, कुछ एक नियम थे और नियम किसके मानते थे? वो तो शिव के नियम मानते थे। इन्हें शैव के उपासक कहा जाता है या शिव को मानने वाले कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें कैसे पता चलेगा कि ये शिव को मानते थे या ये शिव के उपासक थे। तो शिव को मानने वाले थे ये हमें किन किन तथ्यों से पता चलता है। तो पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो सिक्के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? सिक्के। अब सिक्के जो हैं, सिक्कों से हमें कैसे पता चलता है कि उस वक़्त का जो धार्मिक जीवन था वो शिव को समर्पित था या वो शिव की पूजा करते थे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट घटना क्या है कि जो सिक्के मिले हैं औदुंबरों के, हम पीछे जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि उनके सिक्कों पर कुछ एक वर्ड लिखे थे। उनमें एक वर्ड था महादेवसा। और महादेवसा का मैंने मीनिंग बताया था कि महादेवसा का मीनिंग क्या होता है। तो महादेवसा का मतलब है शिव। तो ये शिव के उपासक थे। दूसरी बात कि महादेवसा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, तो जो सिक्कों पर मिला हुआ है तो वो था शिवदास। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, शिवदास। दूसरा नाम लिखा हुआ है रुद्रदास। तो रुद्र जो है वो भी शिव को ही कहा गया है, रुद्रादास। और नेक्स्ट जो नाम था वो था धारा घोष या धार घोष, धारा घोष। तो धार घोष जो है वो भी शिव का नाम है और कहाँ पर लिखा हुआ है? धारा घोषा या धार घोष, ये सिक्कों पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने गाना तो सुना होगा, महादेवा हो महादेवा। तो महादेवा वर्ड भी ये जो औदुंबर है उनके सिक्कों पर लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो शिव के उपासक थे, शैव थे, वो शैव के उपासक थे। इसके अलावा कुछ एक इमारतें जो थी, उनके ढांचे, उनका स्ट्रक्चर, कुछ एक ध्वज, जो ध्वज है, इसके अलावा युद्ध की कुल्हाड़ी, त्रिशूल जो मिले हुए हैं वो इन सिक्कों पर मिले हुए। अब देखो, इमारतें जो मिली हुई है, तो जो राइटर है, जो लेखक है, ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ये जो इमारतें हैं ये शैव मंदिर का सूचक हो। आपको अच्छे से याद रखना है किसका सूचक हो? शैव मंदिर का सूचक हो। साथ में जो त्रिशूल है, आपको पता है ये शिव को समर्पित है। त्रिशूल, शिव त्रिशूल को मतलब अपने हाथ में रखते हैं। इसके अलावा जो ये सिक्के मिले हैं उस पर 2 वर्ड लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाम लिखे हुए हैं, त्रिशूल और राजा की पिक्चर होती थी उसके बीच में लिखे हुए हैं। पहला नाम है शिव, दूसरा है रुद्र। तो शिव प्लस रुद्र जो है ये त्रिशूल और जो राजाओं के नाम है उनके बीच में लिखे गए वर्ड है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। इसके अलावा धार्मिक जीवन का जो अन्य सूचक है, तो सांड की आकृति, सांड
सांड आपको पता होगा, सांड की आकृति। तो ये सांड जो है नंदी का सूचक है। आज भी अगर आप शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नंदी देखने को मिलता है। हर एक मंदिर में ये ऐसा देखा होगा आपने। तो ये था औदुंबरों का धार्मिक जीवन। तो आई होप आपको धार्मिक जीवन अच्छे से पता चल गया होगा। अगर धार्मिक जीवन आपको अच्छे से पता चल गया तो हम नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ चलते हैं। तो राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में क्या बातचीत थी कि राजवंशीय और गणतंत्रीय प्रणाली थी। देखो, राजवंशीय और गणतंत्रीय प्रणाली क्या होती है, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर क्या होगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो राजवंशीय प्रणाली थी और गणतंत्रीय प्रणाली थी। राजवंशीय का मतलब है राजा का शासन हुआ करता था। जो औदुंबर थे कबीलाई फैमिली थी, कबीलाई परिवार था। और जनपद का मैं मीनिंग आपको बता चुका हूं। तो ये राजवंशीय और साथ में गणतंत्रीय प्रणाली थी। देखो, गणतंत्रीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है उस वक्त भी जो मुखिया होता था वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता था। अब ये राजा भी हो सकता था और कोई अन्य पर्सन भी उस वक्त हो सकता था। इसके बारे में विवरण किताबों में नहीं दिया हुआ है। पर राजवंशीय का मतलब है कि राजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। गणतंत्रीय प्रणाली का मतलब है कि उस वक्त का जो मुखिया होता था कहीं ना कहीं उस मुखिया को लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता था। गणतंत्रीय प्रणाली में ऐसा होता था। तो आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा कि ये इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऐसा ट्रेट इसमें देखने को मिलता था, ऐसी विशेषता थी। आगे नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है राजधानी। तो राजधानी के बारे में जानना जरूरी है। जो औदुंबर थे उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो एक नाम लिखा हुआ काफी प्यारा सा नाम है औदुंबरवती। औदुंबर, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। औदुंबरवती, औदुंबरवती, ये राजधानी हुआ करती थी औदुंबरों की। और माना जाता है इस क्षेत्र में औदुंबर के पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, इसी वजह से इनका नाम औदुंबर पड़ा। आगे नेक्स्ट वन ये बातचीत की जाती है कि जो ये औदुंबरवती थी जो रावी और व्यास का एरिया था, रावी और व्यास उसके बीच वाले क्षेत्र में पड़ती थी। रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र के बीच में ये जो मतलब राजधानी थी, ये जो प्लेस था औदुंबरवती वो पड़ता था। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अच्छे से पता चल गया तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आगे नेक्स्ट वन लिखा हुआ है कि सिक्के की धातु व विशेष। तो सिक्के की जो धातु व विशेष था वो मैं आपको बता चुका हूँ, पर यहाँ पर सिक्के की धातु काफ़ी इंपॉर्टेंट, विशेष में सारा कुछ बता चुका हूँ। धार्मिक जीवन की बातचीत की तो विशेष था। तांबा और चांदी के सिक्के होते थे। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये औदुंबर है कहीं ना कहीं आपका जो इंडस सिविलाइजेशन था जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसके समकालीन थे, क्योंकि उनको भी तांबे का नॉलेज था। तो बोले समकालीन ना बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके वंशज तो नहीं थे, पर ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा गया। इतिहासकारों को ऐसे कोई स्रोत नहीं मिले, ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके वंशज तो नहीं थे ये। आगे नेक्स्ट वन आर्थिक जीवन में वो भेड़ पालक थे, पशुपालक थे। अब भेड़ पालक और पशुपालक जब कहते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो औदुंबर थे, औदुंबर का संबंध गद्दी से जोड़ा जा सकता है, पर इतिहासकारों को इसके भी पक्के सबूत नहीं मिले, पक्के तथ्य नहीं मिले। तो उन्होंने इसका ये लक्षण दिया है कि जो भेड़ पालक है, गद्दी जिनको कहा जाता है, उनके साथ इनका संबंध रहा, पर इसके सबूत नहीं मिले हुए। माना जाता था कुछ समय ब्रह्मौर चले जाते थे, फिर नीचे पठानकोट वाले रीजन में भेड़ों को चराने के लिए आ जाते थे, पर प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी प्रमाण नहीं मिले हुए, कोई भी प्रमाण ऐसे नहीं मिले हुए। तो इनका आर्थिक जीवन जो है भेड़ पालक था, भेड़ों को पालते थे ये गद्दियों की तरह। साथ में पशु जो थे, पशुओं को भी पालते थे। जो पशु थे उनको भी क्या करते थे, ये पालते थे। तो पशुपालक भी हुए ये। कैसे हुए? पशुपालक भी हुए। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आर्थिक जीवन में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वन जो है स्लाइड है उसमें देखिए प्रमुख तथ्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है आपके लिए और हर एक पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो 7वीं अनुसूची है वो किससे
इसका संबंध जोड़ा गया है तो 7वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 3 लिस्टें हैं, 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची और एक अन्य सूची है जिसको अपशिष्ट या रेजिडरी पावर बोलते हैं। संघ सूची जो संघ सूची है उसमें ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। और संपत्ति सूची में दोनों केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं और अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होती है। तो ये चीज आपको यहां से याद रखनी है। टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब संविधान मूल रूप से लागू किया गया था उस वक्त अनुसूचियों की संख्या 8 थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 25 जनवरी 1950 का जो दिन था उस वक्त चुनाव आयोग का गठन हुआ। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग कौन था? आगे नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ये पहला वित्त आयोग का गठन जब हुआ था, ये केसी न्योगी एक समिति बनी थी 1946 में और इसका गठन जो हुआ 1951 में हुआ था और केसी न्योगी ही फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? 1925 में हुआ और ये शिमला में स्थित है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान हिमाचल प्रदेश का संचालय भवन का नाम क्या है? तो इसका नाम एरसली भवन है। इसरो का गठन कब हुआ? पहले तो आपको फुल फॉर्म पता करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। गठन इसका 1959 में हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसरो का पहला जो मुख्य अधिकारी है जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, निर्देशक बोलते हैं, वो कौन था और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? नेक्स्ट स्लाइड कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं इसरो का गठन कब हुआ, 7वीं अनुसूची, वित्त आयोग, वर्तमान हिमाचल प्रदेश का जो संचालय है उसका पुराना नाम, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन, साथ में वाइस रीगल लॉज का गठन। देखो वाइस रीगल लॉज का गठन 1884 से लेकर 1888 के बीच में हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय की बात है और ये वाइसरॉय डफरिन का आवास स्थान बना। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इसे राष्ट्रपति आवास स्थान बनाया गया। 1965 में जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने इसे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया और वर्तमान में यहाँ पर लॉ की क्लासेस चलती है। भारत के चुनाव आयोग का गठन तो आपको बता दिया है। वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयोग कौन है और प्रथम कौन थे ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में बताइए। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1774 में ऐसा किया गया था और उस वक्त कलकत्ता भारत का उच्चतम न्यायालय हुआ करता था। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि उस वक्त मुख्य जज कौन बनाए गए थे? तो जज का नाम था लीजा इम्पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।